बिहार एपीओ में इस साल बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं एंड आई नो यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो जल्दी से समझ लेते हैं एवरीथिंग अबाउट इट, मतलब कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्या डेट्स होने वाली हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज होंगी, एवरीथिंग एंड इवन द स्ट्रैटेजी फॉर किलिंग इन दिस एग्जाम। मतलब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लो, मैं ये चाहती हूं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। हे गाइज, आई एम चिया, योर मेंटोर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द बिहार एपीओ पेपर। चलो लेट्स स्टार्ट विथ कि जो अपॉर्चुनिटी का लैंडस्केप है वो कितना ज्यादा वाइडन हो गया है। कंफर्म्ड वैकेंसीज जो हमें अभी समझ में आ रही है वो है 300 वैकेंसीज, लेकिन पोटेंशियली इट इज गोइंग टू बी 435 वैकेंसीज। तो हाँ, मानती हूं बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, लेकिन उस हिसाब से वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तो यू शुड प्ले अ बेट ऑन इट। ठीक है, इसलिए अब से प्रेपरेशन चालू करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमको एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड शेड्यूल पता होना चाहिए। कुछ छूट गया, कोई गलती हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम टाइम जोन की बात कर लेते हैं। हमको कुछ टाइम जोन्स तो टेंटेटिव पता है, लेकिन कुछ टाइम जोन्स पे हमको क्लैरिटी है, प्लस ऐसा भी है कि कुछ टाइम जोन्स के बारे में हमको पता ही नहीं है। अभी भी बिहार पीएससी ने कुछ भी जारी नहीं किया है, हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट इज नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुकी है ऑब्वियसली जनवरी फरवरी के बीच में। एप्लीकेशन विंडो के बारे में अभी हमको नहीं पता है, अभी हमको पता चलने वाला है, लेकिन वी आर होपिंग कि जल्द से जल्द फरवरी एंड होने से पहले आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। थर्ड इज प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो 15 जुलाई 2026 को हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट है। एंड मेंस एंड इंटरव्यू की जो डेट है वो है लेट 2026, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीनों में हो सकती है। ये अगेन एक टेंटेटिव डेट मैं आपको बता रही हूँ। द एलिजिबिलिटी चेक हम कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि आप एलिजिबल भी हो कि नहीं इस एग्जाम को लिखने के लिए। इस चीज को बहुत अच्छे से सुनो एंड एक नोटबुक एंड पेन से नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हारे लिए इजियर हो। सबसे पहले तो यहाँ पे एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, एंड अगर आप एक जनरल मेल है तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 37 ईयर्स। अगर आप जनरल फीमेल या ओबीसी कैंडिडेट है तो मैक्सिमम 40 ईयर्स, एंड अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 42 ईयर्स तक आप इस पेपर को लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम एज है। मिनिमम एज सबके लिए 21 ईयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग एंड फिल्टरिंग के लिए इस स्टेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेज 2 होता है मेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है, जिसमें भी 2 अलग अलग सेक्शंस आप देख सकते हो, जिसमें जनरल स्टडीज होता है एंड लीगल भी होता है। तो जो पेपर 2 है उसमें आपको लॉ के काफी सारे सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा ताकि आप सही आंसर्स, अच्छे आंसर्स लिख सको। स्टेज 3 जो है दैट इज इंटरव्यू राउंड, एंड इंटरव्यू राउंड में आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाएगा एंड सूटेबिलिटी का असेसमेंट किया जाएगा। डोंट वरी, मैं सबके बारे में सारा सिलेबस एकदम अच्छे से इसी वीडियो में बताने वाली हूं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत काम में आने वाला है अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो। चलो स्टार्ट करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग कि स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि एक MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें क्या होता है, क्या आता है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज होता है, जिसमें 100 मार्क्स के लिए आपको 100 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है एंड 2 आवर्स आपको मिलते हैं। पेपर 2 जो होता है वो लॉ का पेपर होता है। ये स्टेज 1 में ही हो रहा है, ये MCQ पेपर की ही बात हो रही है। 100 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के होते हैं एंड 2 आवर्स आपको इनको सॉल्व करने के लिए मिलता है। जो सिलेबस फोकस होता है वो मोस्टली बहुत ज्यादा माइनर लॉज की तरफ नहीं जाता है, मेजर लॉज में रहता है। जनरल साइंस एंड एलिमेंट्री नॉलेज, जो बेसिक जनरल स्टडीज होता है उसमें रहता है। मतलब आपको स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा एंड हो सकता है थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ना पड़े।
डोंट वरी, इसके बारे में एवरीथिंग, मतलब जो सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 का, उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, जिस एक एक सब्जेक्ट को मैं अच्छे से ब्रेक करके बताऊंगी कि उसमें एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, नहीं है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एवरीथिंग। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। स्टेज 2 इज द मेन एग्जामिनेशन, जो कि एंड ऑफ दिस ईयर में होने वाला है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन पेपर होता है, जिसमें पहला होता है जनरल स्टडीज का पेपर। मोस्टली इसमें क्या होता है कि जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड 3 घंटे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने में। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है जनरल हिंदी का पेपर। ये भी 100 मार्क का पेपर होता है एंड 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें मिनिमम मार्क्स आपको 30 लाने ही पड़ते हैं। 30 के नीचे अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आप इस स्टेज पे टोटली इराडिकेट कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। लास्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, अगेन 100 मार्क्स का होता है एंड 3 आवर्स का पेपर होता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं स्टेज 2 के ही लीगल पेपर पे, मतलब लॉ ओरिएंटेड जो पेपर है, क्योंकि आप एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो लॉ ओरिएंटेड पेपर से आप बच नहीं सकते, आपको ये पेपर भी देना पड़ेगा ही। तो पेपर 1 जो होता है वो आईपीसी के बेसिस पे होता था आज तक, अब बीएनएस के बेसिस पे होगा, जिसमें 150 मार्क्स का पेपर होगा एंड 3 आवर्स मिलेंगे आपको। सेकेंड पेपर है इंडियन एविडेंस एक्ट का, अगेन उसके साथ आपको बीएसए भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 150 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे आपको पेपर लिखना है, 3 घंटे मिलेंगे आपको 150 मार्क्स के पेपर को लिखने में। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए देन जो बाकी के 3 हमने पहले पढ़े थे, जीएस, इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि उसमें तो 100 मार्क का पेपर लिखना था 3 घंटे में। इसमें हमको 150 मार्क का पेपर लिखना है 3 घंटे में। पेपर 3 जो होगा उसमें सीआरपीसी का पेपर होगा एंड ऑब्वियसली उसके साथ आपको बीएनएसएस भी पढ़ना पड़ेगा। 150 मार्क का पेपर होगा एंड 3 घंटे आपको लगेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पेपर इज एडिशनल लॉ पेपर। इसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एब्सोल्युटली ये बात नहीं मालूम है कि किस सब्जेक्ट ऑफ लॉ में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडिशनल लॉ पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फैमिली लॉ आ जाता है एंड ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके बारे में आप एब्सोल्युटली ये चीज पता ही नहीं लगा सकते हो कि किसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो भी 150 मार्क्स का पेपर होगा एंड उसके लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे। तो अगर आप अभी से पढ़ाई करना चालू करेंगे तभी आप इतना सब कुछ कवर कर पाएंगे। डोंट वरी, मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो जल्द से जल्द लाने वाली हूं, जिसमें आपको एब्सोल्युटली पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। स्टेज 3 की बात करते हैं, इंटरव्यू की। देखिए, इंटरव्यू में 4 चीजों को आपकी जज किया जाता है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है पर्सनालिटी टेट्स, थर्ड है फाउंडेशनल जो आपकी लीगल नॉलेज है, कि आपने कॉलेज में जो पढ़ाई की है, आपने लॉ की जो पढ़ाई की है, वो आपको थोड़ी बहुत कुछ आती भी है कि नहीं आती है। एंड लास्ट इज सूटेबिलिटी फॉर एपीओ रोल। अब देखिए, इन सब चीजों के बारे में हम तब प्रिपरेशन की सोचेंगे जब आपका एग्जाम निकल चुका होगा या जब इंटरव्यू की डेट्स पास में होंगी, उसके लिए भी वीडियो आएगा। लेकिन ये आज की परेशानी नहीं है, इसलिए आज हम इसके ऊपर पे बहुत लंबी बात नहीं करने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे रिवॉर्ड स्ट्रक्चर आपका जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपका मन लगे पढ़ाई में। पे लेवल जो होता है वो होता है 9, दैट इज 7th पे कमीशन के अंतर्गत आता है। बेसिक पे रेंज जो होती है एपीओ की, बिहार एपीओ में, वो होती है 53,100 टू 1,67,800 रुपीज। एंड इसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, डियरनेस अलाउंस मिलती है एंड बाकी जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड स्टेटस क्या होता है, गजेटेड ऑफिसर का स्टेटस आपको मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं एप्लीकेशन का क्या प्रोटोकॉल है। सबसे पहले तो आपको विजिट करना है एक वेबसाइट को, मैं आपको यहाँ पे वो वेबसाइट भी खोल के दिखा देती हूँ। ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका लिंक है bpsc.bihar.gov.in। अब ये अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी वजह से मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहां से सीधे क्लिक करके जा सकते हैं।
सेकंड, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना आना चाहिए, आपको बन जाएगा वो चीज, आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं फॉर्म जैसे ही आएगा वैसे ही फॉर्म फिलिंग की एक वीडियो लेके आ जाऊंगी, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। थर्ड इज, अपना मोबाइल एंड ईमेल रजिस्टर करिए, फॉर्म फिल करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज जो भी फॉर्म में पूछे गए हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, आपको फीस पे करनी पड़ेगी और फिर आपकी डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको रिसीट जो आपने फॉर्म सबमिट किया है उसके अगेंस्ट में। अब फीस की बात की गई है तो फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूं। जो भी जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस इज 600 रुपीज, वहीं SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज है एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज है। ठीक है, ये सारी जो फीस है ये कैटेगरी डिपेंडेंट ही है एंड वैलिड डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगेगा। अगर आप SC ST कोटा का यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से फीस स्ट्रक्चर में फीस भरना चाहते हैं तो आपके पास एक अपडेटेड प्रूफ होना चाहिए कि आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, PWD कैंडिडेट हैं, ये सब चीजों को आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव्स। देखो, आज से आपको पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी अगर आप इस साल बिहार APO के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं एंड अगर आपने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है दैट इज ऑल्सो वेरी कंसर्निंग। आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा एकदम बर्डन हो जाए आपको क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है और समय बहुत कम बचा है। इसके अलावा फोकस करना है हमको सीक्वेंशियल क्वालिफिकेशन में। पहले हमको प्रीलिम्स के बारे में सोचना है फिर हम मेंस के बारे में सोचेंगे। आप बिल्कुल भी यूपीएससी वाला दिमाग मत लगाइए क्योंकि आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 15 में एग्जाम है एंड प्रीलिम्स अभी क्रैक करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस की हम बाद में सोच सकते हैं, प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं होगा तो हम मेंस की नहीं सोच पाएंगे। नेक्स्ट इज एक्शन आइटम। देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो 100% सॉल्व करने चाहिए ताकि आपको पेपर पैटर्न की समझ आ जाए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए किस तरीके के क्वेश्चन, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकें। लास्ट इज कि आपको सिलेबस को एक बार रिव्यू करना चाहिए, जो कि आप टेंशन मत लो, मैं कराऊंगी ही, मैं बताऊंगी ही, तो आपको बिल्कुल भी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इज कि आपको इन रिसोर्सेज का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे जो कि आपको क्लियरली यहां दिख रही है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके सीधे इसी लिंक पे पहुंच जाएंगे। दैट इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो भी PDF है वो आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन लिंक एक्टिवेशन होनी चाहिए एंड 15 जुलाई की जब आपकी प्रीलिम्स की डेट आए तो आपके पास वो डेट का भी नोटिफिकेशन होना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। डोंट वरी, आपको इस चैनल पे वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा, हम आपको हर लेवल पे नोटिफाई करेंगे, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात जो है वो मैं ये करना चाहती हूं कि अब 300 वैकेंसीज तो पक्का आने वाली हैं, तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि देयर इज वन गोल एंड इस गोल के लिए अब आपको बहुत मेहनत करनी है एंड बहुत स्विफ्टली और बहुत समझदारी से मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि बस रटना चालू कर दिया। मैं बताऊंगी एक स्ट्रैटेजी जिससे आपके लिए ये एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा सा इजियर हो जाएगा एंड आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि कैसे MCQs के लिए सही तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। I'll see you next time. Until then, bye.